वोट के माध्यम से कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, ये तो आज का दिन तय करेगा। जनपद उधम सिंह नगर में जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, वोटर्स के अंदर क्या चल रहा है और इस आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका रहती है, किसी से छिपी नहीं आती थी। लेकिन वोट में कैसे ये कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक कांग्रेस हो या जो दूसरे प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का सहारा जरूर लेते दिखाई देते रहे, ताकि इनका कम से कम असर वोटों में जरूर दिखाई दे। आसिफ जी, राहुल जी, हरिद्वार ग्रामीण सीट भी काफी हॉट है। हरीश रावत पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अनुपमा रावत क्या टक्कर दे रही है बीजेपी उम्मीदवार को? बिल्कुल आसिफ, निश्चित तौर पर हरिद्वार के साथ हरिद्वार ग्रामीण भी हॉट सीट है, क्योंकि हरीश रावत उस सीट से चुनाव लड़े थे 2017 में, जहां पे स्वामी यतीश्वरानंद ने उनको मात दी थी। और यही वजह है कि जब पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और जो पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। तो ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री का मुकाबला हरीश रावत की बेटी जो अनुपमा रावत, उनसे कड़ा मुकाबला है। थोड़ी देर बाद हम वहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वहाँ का वोटर है वो किस हिसाब से और कैसे और किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर आसिफ, वो सीट भी आसान नहीं है, वहाँ भी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि चुनाव से पूर्व हरीश रावत ने उस सीट पर बहुत मेहनत की। कई ऐसे फैक्टर थे जिन फैक्टरों की वजह से हरीश रावत चुनाव हारे थे। उन फैक्टरों को न सिर्फ उन्होंने शांत करने की कोशिश की, बल्कि कुछ लोगों को अपने पाले में भी लेने में कामयाब हुए। लेकिन तमाम उन कामयाबों के बावजूद जो स्वामी यतीश्वरानंद है, वो कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र के लिए हमेशा 10 सालों में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके बदौलत उनको लगता है कि वो तीसरी बार जो है उस क्षेत्र से विधायक बनेंगे। लेकिन इन तमाम दावों और आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई आसिफ यही है कि हरिद्वार ग्रामीण पर भी जो है कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। और तमाम जब जो समय मिला था प्रचार प्रसार के लिए, यही वजह है कि दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संदीप और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 8:30 बज चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है। मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करते हुए 81 लाख से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड में करीब 82 लाख मतदाता हैं। इसमें 40 लाख मतदाता महिलाएं हैं और 42 लाख करीब मतदाता पुरुष हैं। ज्यादा अंतर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है पुरुष और महिला मतदाता के बीच में। तो ऐसे में निर्णायक होगा कि महिलाएं किधर वोट डालेंगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के अंदर होगा। उत्तराखंड में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जो मैदानी इलाके हैं, जो तराई इलाका है, वहां पर किसान आंदोलन भी हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था 3 कृषि कानूनों को लेकर। इसमें चाहे वो हरिद्वार हो, बाजपुर हो, खटीमा, रुद्रपुर, सितारगंज, ये तमाम जो लाल कुआं, किच्छा, ये ऐसी बेल्ट है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में किसान रहते हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद जो किसानों की नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर हो गई। लेकिन किसान अब खुश हैं। किसानों को लेकर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, ये बीजेपी दावा करती चली आ रही है। लेकिन कांग्रेस इसके उलट कुछ और कह रही है। किच्छा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की। मतदाता कैसे अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, कुछ देर पहले ही यानी कि 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन अभी हो रहा है, लेकिन और आगे चलकर क्या कुछ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले चरण का मतदान हुआ था वहां पर प्रोटोकॉल का भारी उल्लंघन किया गया था। लेकिन क्या उत्तराखंड के अंदर प्रोटोकॉल का इसी तरह से पालन किया जाएगा जैसे चल रहा है? दिखाई दे रहा है। अब ये तस्वीरें आने लगी। टीवी 100 70 विधानसभा सीटों पर 70 अपने संवाददाता के जरिए अपडेट आपको देता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। कांटे की टक्कर कई जगह है।
हरीश रावत के सामने खड़े हुए हैं। यतेश्वरानंद के सामने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से, रितु खंडूरी बीजेपी कोटद्वार से, तो सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के हैं जो ताल ठोके हुए हैं। सुबोध उनियाल जो पहले कभी कांग्रेस के हुआ करते थे बीजेपी में चले गए। मदन कौशिक बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री थे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस के श्रीनगर से खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष। रामचरण नौटियाल बीजेपी के चक्राता से। महेश जीना बीजेपी के सल्ट से। रणजीत सिंह रावत सल्ट से खड़े हैं। दिलीप सिंह रावत बीजेपी के लेसडॉन से। अनुकृति गोसाई ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी हॉट सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर। 70 विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण को लेकर वोटिंग है। आज सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश में भी 9 जिलों के 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। सरकार बीजेपी ने बनाई थी, 57 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। सारे इतिहास बदलकर बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर रख दिए थे। एक लहर थी, परिवर्तन की लहर। कांग्रेस की सरकार औंधे मुंह गिर गई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बावजूद 5 साल तक बीजेपी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। 3 मुख्यमंत्री बदल गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन करीब 4.5 साल के बाद उनको हटा दिया गया। तीरथ सिंह रावत दूसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर बने। कुछ दिनों के बाद उनको भी हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। खटीमा से ताल्लुक रखते हैं, खटीमा से एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, चुनावी मैदान में है। उनको वक्त कम मिला, लेकिन युवा मुख्यमंत्री थे। कामकाज उनका उत्तराखंड की जनता को पसंद आया, लेकिन वक्त कम रहने के वजह से उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के राज्य के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाए, वक्त कम मिलने की वजह से। लेकिन बीजेपी उनके काम को लेकर संतुष्ट नजर आई। 3 मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर बदल दिए। कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी बदलती रही। जब बीजेपी को ही अपने मुख्यमंत्रियों के काम बेहतर नहीं लगे, तो फिर उत्तराखंड की जनता उनके कामों से कैसे संतुष्ट नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री बदलते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इसी तरह का चलन है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कि विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन विजय बहुगुणा को हटाकर फिर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि आपदा को सही तरीके से हैंडल विजय बहुगुणा नहीं कर पाए थे। इसीलिए विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि विजय बहुगुणा कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन फिर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में पहुंच गए विजय बहुगुणा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के बूथों पर क्या कुछ चल रहा है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था अच्छी है। सुबह का वक्त है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। इस बार सर्दी भी काफी ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। शाहीन चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। शाहीन चौधरी, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त देहरादून में? देहरादून में 8 बजे और इस समय हम ये दून इंटरनेशनल स्कूल है जो वीआईपी बूथ माना जाता है और ये वीआईपी इलाका भी माना जाता है। इस पर हम खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि 1-2 जो है अभी वोटरों का आना शुरू हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जो है ढलता जाएगा या आगे बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से वोटरों का आना पोलिंग बूथ पर शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी 8 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, तो अभी तक जो है उतना उत्साह यहाँ नहीं दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया कि पहले भी बताया कि वीआईपी बूथ माना जाता है, वीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ एक कालन वाला क्षेत्र पड़ता है
सभी अधिकांश जो है संभ्रांत लोग इसी इलाके में रहते हैं। तो उनका एक समय ये भी रहता है कि वो टाइम के अनुसार आते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार पोलिंग बूथ तक। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोलिंग बूथ तक आम जनता या जो भी वोटर है उनका पोलिंग बूथ तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, लेकिन क्या मौसम की वजह से लोग देर से निकल रहे हैं? सर्दी काफी पड़ रही है इस बार। देखिए, देहरादून की हम बात करें तो आसिफ मौसम पूरी तरीके से साफ है और अभी धूप निकली हुई है। किसी तरह की मौसम की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया क्योंकि सुबह के समय थोड़ा सर्दी होती है और ये वीआईपी इलाका भी माना जाता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और आगे चलता जाएगा तो वैसे ही इन पोलिंग बूथों पर संख्या जो है बढ़ती जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि उतनी भीड़ यहाँ पर मतदाताओं की है जो वोट डालने आ रहे हैं, मगर हाँ अभी लोगों का आना शुरू हो गया है और अपने मत का प्रयोग कर लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जी, लेकिन क्या लग रहा है अब शाहीन चौधरी, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से दावे कर रही है बीजेपी और कांग्रेस कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है हम बनाएंगे, तो क्या दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है? कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर आसिफ, देखिए दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर वोटर है कि वो शांत है, अपने मत का प्रयोग कर वो सीधे जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि वो विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर वोट जरूर दे रहा है। हमारी कई वोटरों से बातचीत हुई इससे पहले पर, तो जो लोगों ने वोट कास्ट किया है उनसे हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार उपलब्ध कराए। इसी तरह की बात जो है मतदाता कह रहे हैं। और जहाँ तक दोनों राजनीतिक दलों की बात है, जीत का दावा जो है पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि वोटर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसने किस मत को किस प्रत्याशी के लिए या किस राजनीतिक दल के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। वो शांत है, वोट भी कर जा रहा है और जो जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हीं बातों के आधार पर, उन्हीं कामों के आधार पर वो अपना वोट कास्ट कर रहा है। जी, अभी मुद्दे क्या है इस बार शाहीन चौधरी? देखिए, जैसे मैंने बताया क्योंकि ये देहरादून जो है शिक्षित इलाका है और उत्तराखंड में वैसे भी साक्षरता दर जो है 99% मानी जाती है, तो यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं चाहे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब सुविधाओं को चाहते हैं। उसी के आधार पर जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, जो दल बदल की राजनीति है उत्तराखंड के अंदर हावी रहती, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों परेशान है इसके लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये बात सही है कि कुछ लोगों का चुनाव के दौरान भी हमने बात की और जो लोग मत का प्रयोग कर जा रहे हैं, तो एक दो लोगों का ये भी कहना था कि इतने मैंडेट की सरकार रहते हुए तीन मुख्यमंत्री बदले गए, जो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदलने से विकास प्रभावित होता है, ऐसा लोगों का मानना है। मगर अब जनता, क्योंकि आज मतदान हो रहा है, राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक दल के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया है। मतदाता किसको वोट कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि आधार तो विकास का है, विकास के साथ साथ जातिगत आधार पर या किस किस आधार पर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ये पूरी तस्वीर अभी जो है साफ नहीं हो रही है। जैसा मैंने बताया कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में देखने से पता लग जाता है कि किस राजनीतिक दल को ज्यादा वोट जा रहा है और लोग अपने मत डालते समय मत का इजहार भी कर देते हैं कि हाँ, हमने मत का प्रयोग किस राजनीतिक दल के लिए या किस प्रत्याशी के लिए किया है। मगर यहाँ जैसे मैंने बताया कि संभ्रांत इलाका माना जाता है, वीआईपी इलाका माना जाता है, तो यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, वो इतनी आसानी से ये नहीं बताते कि हमने किस राजनीतिक दल को वोट दिया है, मगर हाँ, किस आधार पर वोट दिया है इतनी बात जरूर कहते हैं। जी, शाहीन चौधरी, अगर उत्तराखंड की बात करें राजनीति की, तो यहाँ पर कोई विचारधारा दोनों पार्टियों की ऐसी है नहीं। सिर्फ क्या पार्टी के नाम पर वहां वोट देते हैं या कैंडिडेट के नाम पर, क्योंकि वही कैंडिडेट बीजेपी में आ जाते हैं, फिर वही कांग्रेस में है, दल बदल बहुत ज्यादा है, तो विचारधारा नाम की कोई चीज तो वहां पर रही नहीं। देखिए, जो बात आपने कही है, जहाँ तक विचारधारा की, कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो विचारधारा के तहत ही वोट देते हैं और कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रत्याशी के आधार पर वोट देते हैं, क्योंकि ये प्रत्याशी पर डिपेंड करता है या जो निर्वाचित विधायक है उस पर डिपेंड करता है कि वो जनता के बीच कितना रहा है और जनता के बीच कितना लोकप्रिय है। कहीं ना कहीं वो आधार भी एक जरूर होता है और क्योंकि यदि विधायक जनता के बीच है, वो इस दुख दर्द में जुड़ा रहता है, तो वो एक आधार माना जाता है। मगर वो प्रत्याशी पर ही
डिपेंड करता है, निर्भर करता है। विचारधारा से जुड़े हुए भी मतदाता होते हैं जो अपनी विचारधारा के आधार पर भी वोट देते हैं, मगर उनकी संख्या हो सकता है ऐसे समय में कम हो। हाँ, राजनीतिक तौर पर जो दल बदल करते हैं उनको लेकर मतदाताओं में गुस्सा अक्सर देखने को मिलता है। और आज चौधरी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना है, लेकिन दोनों राजनीति के लिहाज से अलग अलग है। यहाँ पर धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होती है। उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में विकास है, उत्तराखंड के अलग मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर आसिफ, देखिए बात आपने सही कही है। राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनके बयान भी आपने उत्तर प्रदेश में सुने होंगे। वो पूरी तरीके से पोलराइजेशन के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी तरह के वो बयान भी देते हैं। उत्तराखंड में ये बयानबाजी होती जरूर है, मगर उस आधार पर नहीं होती कि पोलराइजेशन हो। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ साक्षरता दर जो है वो काफी है। लोग विकास के आधार पर, काम के आधार पर, प्रत्याशी के आधार पर और अपने पसंदीदा जो राजनीतिक दल है उसके आधार पर वोट देते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पोलराइजेशन की कोशिश की जाती है, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है पोलराइजेशन करने में नाकामयाब हो, मगर अधिकांश जगह पर इस तरह का माहौल जो है यहाँ उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है। जी शाहीन चौधरी, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको उत्तराखंड में? देखिए, 2017, 19 और 22 के चुनाव की बात करें तो जो लहर एक साफ तौर पर देखने को मिलती और मतदाता का मन जो है वो मूड जो है पता लग जाता था। बस तो जो लगे होते हैं बाहर राजनीतिक दलों के, उन पर भीड़ उमड़ती थी। मतदाता जो आते थे उसके आधार पर जो है ये अनुमान लगाया जा सकता था कि जो है अब किस राजनीतिक दल को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी तक हम जितने भी 2-3 बूथों पर गए हैं, पोलिंग स्टेशनों पर गए हैं, तो वहां पर इस तरह का माहौल अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। चाहे उसकी वजह जो है मतदाता शांत हो या ये वजह हो कि पिछली बार इतनी मैंडेट से सरकार को जिताया और हो सकता है कि उसके आधार पर काम ना हुआ हो या काम हुआ हो, मगर खुलकर जो है वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर नहीं कर रहा है। ना ही अभी देखने को इस तरह की बात मिल रही है। हालांकि शुरुआती समय, सुबह का समय है, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि पोलिंग बूथ है, वीआईपी इलाका माना जाता है, अभी पूरी तरीके से शांत है। हालांकि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे और इलाकों में निकलेंगे, थोड़ा ग्रामीण इलाके में निकलेंगे, जो बस्ती है उन इलाकों में निकलेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ वो असर जो है देखने को मिले कि आखिर किस राजनीतिक दल या किस प्रत्याशी की लहर जो है चल रही है। जी शाहीन चौधरी, उत्तराखंड के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो खड़े रहते हैं। जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो उठाती हैं उसको, जब वो सत्ता में आती है तो भूल जाती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। स्थायी राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिली है। 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन की पीड़ा से पहाड़ को निजात नहीं मिल पा रही है। पलायन आयोग भले ही बना दिया, लेकिन वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। शिक्षा को लेकर जब पलायन ही हो रहा है तो पहाड़ों पे स्कूल खाली हो गए, सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये मुद्दे 20 साल से खड़े हैं। निश्चित तौर पर आसिफ, जो बात आपने कही हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, चाहे स्थायी राजधानी की बात हो, किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक इन बातों पर ध्यान तो दिया है, मगर पूरी तरीके से जो है ये बातें भी साकार नहीं हो पाई। राजधानी जरूर हमारी गैरसैंण में बनेगी, तत्कालीन राजधानी कहते हैं। विधानसभा का सत्र भी वहाँ आहूत होता है, मगर अभी तक उसको स्थायी राजधानी का दर्जा नहीं मिला। और जैसे आपने कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की जरूरत है, चाहे बिजली है, पानी है, इन सब बातों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जाते हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए पर्वतीय क्षेत्र के लोग उससे वंचित हैं और कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो है वो लगातार मांग करते रहते हैं। उसी के लिए जो है वो अपने मत का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को देखना होगा कि जो लोग वायदा करते हैं, राजनीतिक दल के नेता जनता के बीच जाकर वायदा करते हैं चुनाव के समय, वो उस पर कितना खरे उतरते हैं और उनको कितना अमली जामा पहनाते हैं। जैसे जैसे देखिए आसिफ, मैंने बताया था कि समय बढ़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे कि मतदाता पोलिंग स्टेशन तक, पोलिंग बूथ तक आना शुरू हो गया है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो पोलिंग बूथ तक आते रहेंगे। जी शाहीन चौधरी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी राज्य आंदोलनकारियों से बातचीत होती होगी, आपकी उत्तराखंड के लोगों से, बुजुर्गों से बातचीत होती होगी, बुद्धिजीवियों से बातचीत होती होगी,
उनका क्या कहना है कि जिस मकसद से उत्तराखंड का गठन हुआ, जिस लिए राज्य आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी, गोलियां खाई, शहीद हुए, क्या 20 साल में उस चीज को लेकर परवान चढ़ा, वहां पर विकास हुआ, राज्य आंदोलनकारियों के सपने पूरे हुए? तौर पर देखिए, ये बेहतर बात है कि इस राज्य का निर्माण जो है आंदोलनकारियों के बल पर हुआ। चाहे सीमा हो, चाहे रामपुर किराया हो, चाहे मसूरी कांड, यहाँ आंदोलनकारी की एक शहादत हुई है, उसी के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। इस तरह के उत्तराखंड के निर्माण की परिकल्पना उन्होंने की थी। शायद उस तरह के निर्माण राज्य का नहीं हो पाया या वो परिकल्पना पूरी नहीं हो पाई है, मगर ये भी कहना गलत होगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनने के बाद विकास या उनकी परिकल्पना किसी हद तक आगे नहीं बढ़ी है। कुछ हद तक आगे बढ़ी है, मगर अभी भी आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड नहीं बना है और उसी की मांग को लेकर समय समय पर आंदोलनकारी अपनी मांग भी करते रहते हैं और आंदोलन भी करते रहते हैं। जी हाँ। एक सवाल और रह गया कि कोविड को लेकर जो उत्तराखंड के लोगों को दिक्कतें हुई, किसान आंदोलन का क्या असर वहां पर दिखाई दिया? इन मुद्दों को लेकर कुछ हो सकता? निश्चित तौर पर देखिए, कोविड एक समस्या जरूर है और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के लोग जो है कोविड में उनकी मृत्यु हुई है। उनके प्रति लोगों के नाराजगी जरूर हो सकती है, मगर उसको काफी समय हो गया है। और जहाँ तक आपने किसान आंदोलन की बात करी, जो तराई का क्षेत्र है, चाहे वो हरिद्वार हो तो उधम सिंह नगर हो, उसमें उसका असर जो है निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें उतना असर नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे 10 तारीख को चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के पहले चरण का, उसकी सीमाएं भी जो है उत्तराखंड के इन 2 जिलों से लगी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है वहाँ जरूर देखने को मिलेगा। मगर हाँ, हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में उतना किसान आंदोलन का असर शहर में नहीं देखने को मिला है। जो कृषि के इलाके हैं, चाहे सहसपुर है, विकास नगर है, उस इलाके या डोईवाला का जो क्षेत्र है उस इलाके में जरूर उसका असर देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन चौधरी, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे आपसे संपर्क करेंगे। उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह 8 बजे से। पोलिंग बूथों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी मतदाता जो है वो कम निकल रहे हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि सर्दी का मौसम है, लोग वहां पर युवा, कुछ देर के बाद पोलिंग बूथों पर भीड़ दिखाई देगी। लेकिन ये अच्छा वहां पर दिखाई दे रहा कि जो अब तक हमने देखा कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर बेहतर व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है।